सभी भोजन इतिहास के दर्शकों को, हमारे क्रांतिकारी साथियों को जय भीम। साथियों, मैं आपका मित्र राजकुमार और आप देख रहे हैं साथियों बहुजन इतिहास RBS न्यूज़। साथियों, आज 11 अप्रैल महात्मा ज्योतिबा फूले जी का जन्म दिवस है, जिसके उपलक्ष्य में बहुजन इतिहास RBS न्यूज़ ने आज एक स्ट्रीम चलाई है, जो कि साथियों उनकी बुक गुलामगिरी, जो कि पहला भाग है। आज से हमने ये अपने सभी दर्शकों के लिए, अपने सभी बहुजन समाज के बच्चों के लिए बहुत इस बुक का आप लोगों ने नाम सुना होगा। तो साथियों, आइए इस बुक से आज ज्योतिबा फूले जी का बर्थडे पर, जन्म दिवस पर हम इस बुक को से आपको शुरुआत करते हैं और गुलामगिरी में ज्योतिबा फूले जी ने क्या क्या लिखा वो आपको बताते हैं। साथियों, आधुनिक भारत की सामाजिक क्रांति के प्रणेता राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले का नाम सर्वश्रेष्ठ है। भारत का दलित शोषित बहुजन समाज सामाजिक क्रांति के इतिहास में उनके अनन्य साधारण स्थान का, उनके सत्य शोधक आंदोलन के प्रभाव का महत्व धीरे धीरे क्यों ना हो, परंतु आज समझने लगा है। राष्ट्रपिता फूले के समकालीन पूना के एक कर्मठ ब्राह्मण विष्णु शास्त्री चिपलूणकर ने एक बार राष्ट्रपिता फूले के बारे में उपहास से कहा, उनका मजाक उड़ाकर साथियों कहा कि फूले को कौन जानता है, उनका नाम तो सिर्फ भामबुर्डा के हड़पसर, उस समय पूना शहर के ये 2 शूद्र बस्तियां थी। कौन कौन सी साथियों? भामबुर्डा और हड़पसर, ये 2 बस्तियां थी, दलित बस्तियां तक ही सीमित है। मतलब ज्योतिबा फूले को कौन जानता है, उनका नाम तो खाली बहुजन जो दलित बस्तियां हैं वहीं तक सीमित है। आज कथाजित पूना के ब्राह्मणों को भी चित्रणुकर शास्त्री की याद नहीं आती होगी, लेकिन राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले का नाम तथा उनके कार्य की महत्ता को भारत की इतिहास से मिटाया नहीं जा सका। यह हकीकत है कि 10-15 वर्ष पूर्व राष्ट्रपिता फूले का नाम इस देश के उपेक्षित ही रहा। मतलब 10-15 सालों से पहले तो कोई साथियों ज्योतिबा फूले को जानता नहीं था। इनका ऐसा उस समय, जिस समय ये बुक लिखी गई थी गुलामगिरी, उस समय की साथियों ये बात है कि 10-15 साल पहले कौन ज्योतिबा फूले को जानता था। परंतु दलित शोषित समाज के शिक्षित कर्मचारियों के संगठन वामसेप ने सामाजिक क्रांति के आंदोलन को मजबूत बनाने के उद्देश्य से जो प्रयास किए, उसके कारण राष्ट्रपिता फूले का नाम देश के सारे भाग्यों में पहुंच सका। ये वामसेप ने साथियों बहुत प्रचार प्रसार करके फूले का नाम, राष्ट्रपिता महात्मा फूले का नाम जन जन तक पहुंचाने का काम किया। उसके कारण राष्ट्रपिता फूले का नाम देश के सारे भाग्यों में पहुंच सका और जिस अधपतित अतिशूद्र समाज के उत्थान के लिए राष्ट्रपिता फूले ने संघर्ष किया, वे लोग उनको जानने लगे। इतना ही नहीं, उनके कार्य तथा विचार सरणी की ओर उनकी रुचि अब निरंतर बढ़ती जा रही है। आधुनिक भारत के इतिहास में राष्ट्रपिता फूले पहले भारतीय हैं जिन्होंने ब्राह्मणी समाज व्यवस्था के विरुद्ध विद्रोह किया। इस संदर्भ में अनेक कार्यों में पहल करने का उन्हें श्रेय जाता है। 1848 में उन्होंने अछूतों के लिए भारत की पहली पाठशाला की स्थापना की। 1848 में साथियों पहली पाठशाला, पहला स्कूल जो खोला ज्योतिबा फूले ने, वो 1848 में लड़कियों के नियमित पाठशाला की स्थापना करने वाले वे पहले भारतीय थे।
उनकी पत्नी सावित्रीबाई फूले पहली भारतीय महिला अध्यापिका हैं। देश की पहली शाय पाठशाला की स्थापना भी उन्होंने 1855 में की थी। 1855 में अंग्रेजी काल में वो पहली जो महिलाओं के लिए स्कूल खोला था, और वो भी शाम के लिए साय क्लास थी। 1860 में उन्होंने विधवा पुनर्विवाह आंदोलन का आरंभ किया। ब्राह्मणों की युवा विधवाओं की दुर्दशा देखकर और उनके परिवार के पुरुषों द्वारा उनके दुरुपयोग को देखकर उन्होंने इस विधवाओं के लिए तथा उनके नाजायज बच्चों के लिए पूना शहर में एक अनाथालय खोला। इतना ही नहीं तो ऐसे ही उनके अनाथालय में जन्मे एक ब्राह्मण विधवा के बच्चों को उन्होंने गोद लिया, उसे अपना नाम दिया तथा उसका अपने पुत्र के समान पालन पोषण किया। साथियों, महात्मा ज्योतिबा फुले ने एक ब्राह्मण को, जो विधवा ब्राह्मणी थी, उनके बच्चे को गोद लिया और उनका पूरा पालन पोषण और उनको सब कुछ महात्मा ज्योतिबा फुले और उनकी पत्नी सावित्रीबाई फुले ने किया। सामाजिक क्रांति के आंदोलन का नेतृत्व करने के लिए दूरदृष्टि तथा साहस, यह दो मौलिक गुण आवश्यक हैं। राष्ट्रपिता फूले इन दोनों गुणों से संपन्न थे। उन्होंने न केवल ब्राह्मणी समाज व्यवस्था बनाम हिंदू धर्म व्यवस्था बनाम जाति व्यवस्था के विरुद्ध विद्रोह किया, किंतु ब्राह्मणी धर्मशास्त्रों की सत्यता को चुनौती दी। जो उनकी सत्यता थी, जो ब्राह्मण कहते थे कि हमारे ग्रंथ बड़े पुण्य हैं, बहुत सत्य हैं, उनको उन्होंने चुनौती दी, जिससे यह समाज व्यवस्था निर्माण होती है। उन्होंने ब्राह्मणों को इस बात के लिए दोष दिया कि उन्होंने अपनी श्रेष्ठता को बनाए रखने के लिए तथा अति शूद्र पर अपना प्रभुत्व टिकाने के लिए ही धर्मशास्त्रों के नाम पर इन मनगढ़ंत झूठी कहानियों की रचना की, और इसलिए ही उन्होंने शूद्रों के शिक्षा का अधिकार नकारा, ताकि वे इस धर्मशास्त्रों की असलियत को और ब्राह्मणों के उनके साथ जो धोखेबाजी की है, ब्राह्मणों ने उनके साथ जो धोखेबाजी की है, किसके साथ साथियों? शूद्रों के साथ, अति शूद्रों के साथ, और जो इस देश के मूल निवासी है उनके साथ की है, उसे ना जान सके। राष्ट्रपिता फूले ने कहा कि शूद्रों के विनाश का मूल कारण उनमें व्याप्त अज्ञान है। इसलिए उन्होंने अज्ञान के विरुद्ध एक प्रकार से जिहाद छेड़ा तथा शूद्रों की शिक्षा पर ज़्यादा बल दिया था। इस संदर्भ में उनकी निम्नलिखित कविताएं आज भी प्रासंगिक है। राष्ट्रपिता फूले कहते हैं, क्या कहते हैं साथियों? देखिए, बड़े गौर से सुनने की चीज़ है हमारे समाज में। विद्या के अभाव में, यानी शिक्षा के अभाव में मति नष्ट हुई। मति मतलब नष्ट हुई। मति के अभाव में नीति नष्ट हुई। नीति के अभाव में गति नष्ट हुई। गति के अभाव में वित्त यानी अर्थव्यवस्था नष्ट हुई, और वित्त के अभाव में शूद्रों का पतन हुआ। अकेले अज्ञान का कारण ही यह सब कुछ हुआ। तो साथियों, शिक्षा बहुत जरूरी है। ज्ञान बिना मति गई, मति बिना गति गई, गति बिना नीति गई, सब कुछ बिना शिक्षा के आदमी पशु समान रहता है। इसीलिए बाबा साहब ने, अम्बेडकर ने कहा, जो शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। दहाड़ना ये नहीं है कि किसी के ऊपर कोई पत्थर उत्तर फेंक रहे। दहाड़ना मतलब जिसको जितना शिक्षा से ज्ञान आएगा, ज्ञान से ही आदमी किसी को जवाब दे पाता है। क्योंकि सामने वाले को वो मूर्ख नहीं बन सकता, पढ़ा लिखा आदमी तो जल्दी मूर्ख नहीं बनाया जा सकता। इसलिए आज वर्तमान में सरकारें इसीलिए स्कूलों में ज़्यादा अटैक करती हैं कि बहुजनों के बच्चे ना पढ़ पाएँ। हमारी एक स्कीम है साथियों कि बहुजनों को किस प्रकार आज़ाद देश में वर्णवादी जो हैं वो किस प्रकार से हम बहुजनों के बच्चों को अशिक्षित रखना चाहते हैं। इसलिए राष्ट्रपिता फूले शूद्र अति शूद्रों के बहुजन समाज में व्याप्त अज्ञान तथा धर्मावता को दूर करके उन्हें गुलामी की जंजीरों से मुक्त करना चाहते थे। और यही कारण है
कि उन्होंने अपने ज़माने में बड़ी वीरता दिखाते हुए इस समाज के लिए सदियों से बंद ज्ञान के द्वार खोले। राष्ट्रपिता फूले ने आंदोलन का लक्ष्य था राष्ट्रपिता फूले के आंदोलन का लक्ष्य था भारतीय समाज में पुनर्रचना करके समानता, न्याय तथा बंधु भाव के आधार पर एक नए समाज की व्यवस्था का निर्माण करें। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने उन्हें संत कबीर तथा तथागत बुद्ध के साथ अपना गुरु माना था। तो बाबा साहब ने भी महात्मा ज्योतिराव फूले को अपना तीसरा गुरु माना था। वस्तु बाबा साहब ने एक बार ऐसा ही कहा था, अगर इस धरती पर बाबा साहब ने ऐसा कहा था, अगर इस धरती पर राष्ट्रपिता फूले नहीं जन्म लेते तो अम्बेडकर का निर्माण भी नहीं हो सकता था। राष्ट्रपिता फूले के आंदोलन को भारत की सामाजिक क्रांति के इतिहास में इतना विशेष स्थान है। 19वीं सदी में इस दिशा में उन्होंने पथ प्रदर्शक प्रयास किए हैं और कदाचित इन्हीं कारणों से उनका जीवन चरित्र लेखक धनंजय कीर ने अपनी पुस्तक में उनका भारतीय समाज क्रांति के प्रणेता इन शब्दों का गौरव किया है। इन शब्दों में उन्हें सुशोभित किया है। राष्ट्रपिता फूले उत्तम लेखक तथा साहित्यिक थे। उन्होंने अपने जीवन में अनेक पुस्तकें लिखी, अनेक कविताएं, नाटक, कहानियों की रचना की। यह सब लेखन उन्होंने उनके आंदोलन के ध्येय उद्देश्य तथा उनकी विचारसरणी को स्पष्ट करने के उद्देश्य से तथा जनसाधारण लोगों को जागरूक करने के लिए ही किया। वे अंग्रेजी भाषा में उत्तम प्रकार से जानते थे। यानी महात्मा ज्योतिबा फूले भी थे, वो अंग्रेजी भाषा का भी उनको काफ़ी ज्ञान था, उन्हें साहित्यिक ज्ञान भी था। यह बात उनकी पुस्तक गुलामगिरी की अंग्रेजी प्रस्तावना तथा हंटर शिक्षा आंदोलन का निवेदन इसमें प्रमाणित होती है। उनके अनेक पुस्तकों में गुलामगिरी, सार्वजनिक, सत्य धर्म, ब्राह्मणों का कसब और किसानों का शोषण, यह पुस्तकें अधिक प्रख्यात हैं। गुलामगिरी यह राष्ट्रपिता फूले की विशाल तथा समृद्ध ग्रंथ संपदा में सबसे महत्वपूर्ण तथा मौलिक ग्रंथ है। इस ग्रंथ का प्रकाशन जून 1873 में हुआ था। यानी साथियों, ये जो गुलामगिरी बुक है, उन्होंने 1873 में इसका जो प्रकाशन था, लिखी तो बहुत पहले थी, पर जो इसका प्रकाशन था वो 1873 में हुआ। और प्रकाशन के साथ ही वह एक बहुचर्चित तथा विवादास्पद ग्रंथ बन गया। मतलब ये बहुत विवादों में, अभी जैसे आज की एक पिक्चर आई है, आज इसकी एक फिल्म आई है, ज्योतिबा फूले की 11 अप्रैल को आज उनका वो होना था। उस पर भी साथियों देखिए कौन उसका विरोध कर रहा है। उन्हीं लोगों ने ज्योतिबा फूले का, गुलामगिरी का, उनके पाठशाला खोलने का, इसका सबका विरोध किया है। साथियों, ये हमारे समाज को बड़ा समझने की जरूरत है कि कौन है वो जो इनका विरोध करता है। गुलामगिरी यह सही माने एक विस्फोटक ग्रंथ है और उनके अपने ज़माने में जो विस्फोट किया उसकी तीव्रता आज तक कम नहीं। ये 1873 से साथियों इतना विस्फोट किया इस बुक ने, इतना लोगों में जागरूकता डालने की कोशिश की कि ये आज तक भी इतनी चर्चित बुक है साथियों। इस ग्रंथ से राष्ट्रपिता फूले की मौलिक विचार सरणी, उनके आंदोलन के ध्येय उद्देश्य तथा लक्ष्य स्पष्ट होते हैं। इस ग्रंथ के द्वारा राष्ट्रपिता फूले ने पहली बार ब्राह्मणी प्रभुत्व की तथा अंग्रेजी राज्य सत्ता में शुद्ध अतिशुद्ध के शोषण की पोल खोली। इस ग्रंथ की अनेक विशेषताएं हैं। इसका अंग्रेजी में नाम स्लेवरी इन द सिविलाइज्ड ब्रिटिश गवर्नमेंट अंडर द स्क्लॉ ऑफ ब्राह्मण ऐसा है। और इस पुस्तक की प्रस्तावना
अंग्रेजी तथा मराठी दोनों भाषा में लिखी है। उनके समय अमेरिका में निग्रो लोगों को दास्ता से मुक्त करने के लिए जो संघर्ष चल रहा था, उस समय साथियों जिस टाइम ये बुक लिखी गई थी, तो अमेरिका में निग्रो लोगों की निग्रो लोगों को जो दास बना रखा था, उसकी दासता से मुक्त करने के लिए संघर्ष चल रहा था। राष्ट्रपिता फूले बहुत प्रभावित थे, इसलिए उन्होंने अपने ग्रंथ को उन लोगों को अर्पण किया जिन्होंने अमेरिका के निग्रो लोगों को दास्ता से मुक्त करने के लिए संघर्ष किया। अपनी अर्पण पत्रिका में उन्होंने कहा, यूनाइटेड स्टेट के सदाचारी लोग जिन्होंने निग्रो की गुलामी को उनकी दास्ता से मुक्त करने के संघर्ष में उदारता, निरपेक्षता तथा आत्मसमर्पण की भावना का प्रदर्शन किया, उन्हें मैं एक छोटी सी पुस्तक अर्पण करता हूँ और मेरे देश बांधव में उनके इस प्रशंसनीय उपक्रम का अनुकरण करते हुए अपने शुद्ध बांधवों को ब्राह्मणी गुलामी से मुक्त करने के कार्य में रुचि लेंगे, ऐसी आशा व्यक्त करता हूँ। इस बुक को पढ़ के जो ब्राह्मणों की दास्ता थी उसे मुक्त करने के लिए जो संघर्षशील लोग थे, वो इस किताब को पढ़ के अग्रसर होंगे आगे को, मतलब उनमें काफ़ी जागरूकता आएगी। इस पुस्तक का प्रारंभ में प्रख्यात कवि होमर के वचन से होता है, जिसमें उन्होंने कहा है, वह दिन जो मनुष्य को गुलाम बनाता है उससे उसके आधे सद्गुण छीन लेता है। इस ग्रंथ का लेखन राष्ट्रपिता फूले ने संवाद के रूप में किया है। ढोंडीवा नामक उनका एक अनुयायी था। तो साथियों पूरी बुक जो है वो ढोंडीवा को महात्मा ज्योतिबा फूले ने पूरी उनकी हर प्रश्न का उत्तर दिया है। और ये इसकी फर्स्ट स्टीम है साथियों, पहला इसका भाग है। तो अब धीरे धीरे करके हर स्ट्रीम में इसके बारे में ढोंडीवा के क्या क्या क्वेश्चन थे और ज्योतिबा फूले जी ने उसके किस प्रकार से उनके सबके निष्पक्ष हो गए, उनके आंसर दिए और सत्यतापूर्ण उनके आंसर दिए ढोंडीवा जी के, तो वो मैं आपको बताऊंगा। ढोंडीवा उनसे प्रश्न पूछता है, देखिए साथी आ गया प्रश्न। ढोंडीवा उनसे प्रश्न पूछता है और वे स्वयं उसका उत्तर देते हैं। ऐसी इस पुस्तक की प्रश्नोत्तर के रूप में रचना की गई है। इस ग्रंथ के मूल 16 प्रकरण हैं। प्रथम 9 प्रकरणों में भारत में ब्राह्मणों के प्रभुत्व का, 10 से 16 प्रकरणों में अंग्रेजी राज्य सत्ता के अंतर्गत भी अतिशूद्रों का किस प्रकार से शोषण हो रहा था, इन बातों का वर्णन किया है। उस समय इस पुस्तक की कीमत 12 आने थी। साथियों उस समय 1873 में इसकी जो कीमत थी इस पुस्तक की 12 आने थी और अतिशूद्र के लिए यह केवल 6 आने थी। यानी जो देश के मूल निवासी थे शूद्र अतिशूद्र, उनके लिए ये 6 आने की थी, यानी बिल्कुल आधी कीमत। राष्ट्रपिता फूले ने इस मौलिक ग्रंथ के पहले 9 प्रकरणों में ब्राह्मणी प्रभुत्व का वर्णन करते हुए यह प्रतिपादन किया है कि आर्यभट्ट, वर्तमान का जो ब्राह्मण है साथियों, आर्यभट्ट इस देश के मूल निवासी नहीं हैं, वे बाहर से आए हैं और उन्होंने यहाँ के मूल निवासी क्षत्रिय लोगों के साथ लड़ाई की। वे आर्य बहुत स्वार्थी, अत्यंत कपटी, अहंकारी तथा कर्मठ प्रवृत्ति के लोग थे, यानी बड़े दुर्दांत क्षत्रिय, शासी तथा शूरवीर लोग थे। उन्होंने आर्यों का बड़ा मुकाबला किया, परंतु अंत में उनका पराभव हो गया और उन्होंने इन आर्यों का वर्चस्व स्वीकार कर लिया। क्षत्रियों के सर्वोत्तम राजा बलि, साथियों सुनते हैं ना, राजा बलि ने कैसे रावण ने उनके सर पे पैर रख के उनको
सर्वस्व उनको पृथ्वी का सब कुछ छीन लिया। तो ये इसके अंदर गुलामगिरी के अंदर वो आएगा साथी। देखिए, क्षत्रियों का सर्वोत्तम राजा बलि का हिमालय से श्रीलंका तक साम्राज्य था। उनका भी इन धूर्त तथा कपटी आर्यों ने अपने कपट नीति से पराजय किया। वर्तमान शुद्ध अतिशूद्रों का इन क्षत्रियों में से समावेश होता है। बाद में इन धूर्त आर्यों ने अपने प्रभुत्व को बनाए रखने के लिए वेद, पुराण तथा विष्णु के 10 अवतार आदि धर्मशास्त्रों की रचना की। वर्ण व्यवस्था की रचना। साथियों, वीडियो काफ़ी लंबी हो जाए। फिर वर्ण व्यवस्था की रचना भी उन्होंने इस उद्देश्य से की और अपने आप को देववंश के घोषित करते हुए यहाँ के मूल निवासियों को दस्यु, असुर, राक्षस आदि नामों से संबोधित किया। उन्होंने इन पर अनेक प्रतिबंध लगाए। धर्मशास्त्रों के अध्ययन से उन्हें वंचित किया गया। शूद्रों को अतिशूद्रों से छूने की मनाही की। वेद ईश्वर निर्मित नहीं। वेद जो है साथियों, वो ईश्वर निर्मित नहीं है। ये ज्योतिबा फूले कहते हैं कि वेद ईश्वर निर्मित नहीं, मनुष्य निर्मित हैं। वेदों ने समाज का विभाजन किया है। चातुर्वर्ण का सिद्धांत एक मनगढ़ंत कहानी है और इसकी रचना शूद्रों के पतन के लिए तथा ब्राह्मणों की श्रेष्ठता के लिए ही की गई है। राष्ट्रपिता फूले ने अपने इस ग्रंथ में भगवान बुद्ध के व्यक्तित्व की प्रशंसा की है और कहा है कि ब्राह्मणों ने गाय भैंस का मांस खाना, शराब पीना आदि बातों का त्याग करते हुए बुद्ध धर्म के कुल तत्वों का अपने बर्ताव में स्वीकार किया है। यानी बुद्ध धर्म के जितने भी पंथील थे सब उन्होंने ग्रहण किए ब्राह्मणों ने। साथियों, शास्त्रों की पुनः रचना की और अंत में बौद्ध धर्म के अनुयायियों के साथ क्रूर व्यवहार करके उन्हें विनाश किया। राष्ट्रपिता फूले का यह प्रमाणित मत था कि भारत का प्राचीन इतिहास ब्राह्मण तथा अब्राह्मण के संघर्षों की कहानी के अलावा कुछ नहीं है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने भी अपने अनेक ग्रंथों के बाद में राष्ट्रपिता फूले के विचारों का ही समर्थन किया है। देखा साथियों, मैं आज इस प्रथम भाग को यहीं समाप्त करता हूँ। तो साथियों, वीडियो को अगर आप पसंद करते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा साथियों लाइक करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट अपनी प्रतिक्रिया साथियों ज़रूर दें। हम बड़ा ढूंढ के आप लोगों के लिए ये ग्रंथों को लाते हैं और आप लोगों तक, अपने समाज तक इसको पहुंचाते हैं। क्योंकि साथियों, हमारा समाज, हमारे बच्चे पढ़ना तो चाहते नहीं। अगर हम कोशिश करते हैं कि हमारे बच्चे अगर ना पढ़ना चाहते तो कोई बात नहीं, कम से कम वीडियो तो देख सकते हैं। तो साथियों, यही मैं आपसे अपने दर्शकों से, बहुजन इतिहास के दर्शकों से विदा लेना चाहूँगा। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।